Hi everyone, welcome back to my channel. This is Veeresh Rai and you are watching Veeresh Study Point. तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसमें आपको 1700 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में समाज की स्थिति। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे सो दैट हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आपके एग्ज़ाम में और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे सो दैट हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमसे पूछा गया है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के पतनों के कारणों की समीक्षा कीजिए। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का संक्षिप्त शब्दों में परीक्षण कीजिए। अब जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हमसे पूछा गया है 18वीं सदी परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतर का काल था, विवेचना कीजिए। ठीक है। अब यहीं अदर लैंग्वेज में पूछा गया है भारत में 18वीं शताब्दी परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतर का काल था। ठीक है, इस पर आपने टिप्पणी लिखनी है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमसे पूछा गया है 18वीं सदी के इतिहास पर विभिन्न ऐतिहासिक विचारों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इतिहासकारों की विभिन्न व्याख्याओं ने किस प्रकार 18वीं शताब्दी की हमारी समझ को बदला। तो ये सभी क्वेश्चन हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमसे पूछा गया है 18वीं शताब्दी में जो मुगल साम्राज्य है उसके पतनों के कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी कि इसमें हमसे पूछा गया है कि जो मुगल एम्पायर है उसका पतन क्यों हुआ, उसके क्या क्या रीजंस थे, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा की गई थी। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है बाबर। ठीक है। उसके पश्चात बाबर के राजवंशों ने अपनी वीरता, साहस, योग्यता और कूटनीति के द्वारा मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और उसे संगठित किया। ठीक है। अब अकबर और जहांगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में देश का सर्वतोमुखी विकास हुआ। यानी कि इस टाइम मुगल एम्पायर काफ़ी अच्छी तरीके से विकसित हुआ, उसने अपना एक्सपेंशन काफ़ी अच्छी तरीके से किया। ठीक है। किंतु 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात यह साम्राज्य विघटित होने लगता है। यानी कि उसके पश्चात इसका पतन स्टार्ट हो जाता है। तो मुगल एम्पायर के पतन के काफ़ी सारे रीजंस हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर हमारा पहला जो रीज़न है वो ये आता है कि औरंगजेब की शासन नीति की वजह से हमें मुगल साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है। अब वो कैसे, वो भी हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब के व्यक्तिगत चरित्र एवं शासन की नीति मुख्य रूप से उत्तरदायी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब था वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। जैसा कि आपको पता होगा मुसलमानों के अंदर भी दो कैटेगरी आती है, एक सुन्नी और एक शिया। तो जो औरंगजेब था वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने अपने शासनकाल में जितने भी जो शिया मुसलमान थे और हिंदू थे और सिख थे उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए और उसने हिंदुओं के जितने भी जो मंदिर थे उसे तुड़वाकर मस्जिदों में कन्वर्ट करा दिया। और उसकी कट्टर धार्मिक नीति के कारण भारत की जितनी भी जो हिंदू जनता थी, विशेष रूप से जो जाट थे, मराठा थे, राजपूत थे, औरंगजेब के विरोध हो गए। ठीक है। और उन्होंने मुगल सत्ता को समाप्त करने का संकल्प लेकर विरोध प्रारंभ कर दिया। ठीक है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है मुगल एम्पायर के पतन होने का। अब इसका जो सेकंड रीज़न है वो है अयोग्य उत्तराधिकारी, औरंगजेब की कमज़ोर उत्तराधिकारी। ठीक है। तो औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न जो अव्यवस्था और अराजकता थी उसे रोकने के लिए उत्तराधिकारियों की योग्यता आवश्यक थी। ठीक है। यानी कि उस टाइम जितने भी जो अव्यवस्था फैली थी और जो अराजकता थी उसके लिए ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो कि उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। एंड ऐसी सिचुएशन में अकबर जैसा योग्य और दूरदर्शी सम्राट ही नियंत्रण पा सकता था। लेकिन उस टाइम जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और जितने भी जो साजिश और षड्यंत्र होते हैं उसका शिकार बन जाते हैं, जिसके बाद परिणाम स्वरूप हमें ये देखने को मिलता है कि जो मुगल एम्पायर है वो क्षीण होती जाती है। यानी कि और कमज़ोर होती जाती है, उसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट रीज़न है वो है आर्थिक दुर्बलता। इसकी वजह से भी मुगल एम्पायर का पतन होता है। तो मुगल सम्राट की समाजवादी नीति के कारण सरकारी जो खजाना था वो लगातार खाली होता जाता है
औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके जो जितने भी जो उत्तराधिकारी होते हैं वो शाही खजाने को संपन्न करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाते, यानी कि जो खजाना खाली हो रहा है उसे भरने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते, बल्कि वो विलासिता और अधिक खर्च वाली आदतों आदत ने उनके आर्थिक समस्या को और जटिल बना दिया। तो मुग़ल एम्पायर के पतन का एक और रीज़न है जो कि है मुग़ल साम्राज्य का विस्तृत होना। अब हम क्या देखते हैं कि औरंगज़ेब के शासनकाल में जो मुग़ल साम्राज्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार करता है, यानी कि पूरे भारत को लगभग पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है, उसका पूरा शासन हो जाता है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है। लेकिन उसका परिणाम लाभकारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े साम्राज्य को अकेले नहीं संभाल सकता, ठीक है। तो औरंगजेब के समय में ही अनेक प्रांतों के शासकों द्वारा विद्रोह आरंभ कर दिया गया, ठीक है। यानी कि जो दूर दूर के जो क्षेत्र थे वहाँ पर वो और अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, जिससे क्या हुआ, जो प्रांत है उसके शासकों ने विद्रोह छेड़ दिया, और ये भी एक रीज़न है मुग़ल एम्पायर के पतन का। अब नेक्स्ट है उत्तराधिकारी के लिए युद्ध। अब इसके अंदर क्या था कि जितने भी जो मुग़ल शासक हैं उनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद जितने भी जो उनके पुत्र होते थे वो सिंहासन के लिए आपस में ही लड़ाई करते थे। तो ये भी एक रीज़न है मुग़ल एम्पायर के पतन का। इसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। मुग़लों ने उत्तराधिकारी कानून के तहत उत्तराधिकारी की किसी भी कानून का पालन नहीं किया। इसके कारण हर बार किसी शासक की मृत्यु होने पर सिंहासन के लिए भाइयों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई। इतने इतने मुग़ल साम्राज्य इसने मुग़ल साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा वीक बना दिया, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना दिया, ठीक है। क्योंकि वो आपसी में लड़ाई कर रहे हैं, जिससे कि मुग़ल साम्राज्य का और पतन तेज़ी से होने लगा। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज के तहत मराठा साम्राज्य का उदय। तो 17वीं शताब्दी में मराठा शिवाजी द्वारा एकजुट थे और दक्षिण में मुग़लों को चुनौती दी, और औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम वर्ष को बढ़ती मराठा शक्ति से निपटने में बिता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुग़ल जो एम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। अब लास्ट में क्या देखते हैं, विदेशी आक्रमण। तो विदेशी हमलों ने मुग़लों की शेष शक्ति को भी घटा दिया और विघटन की प्रक्रिया और तेज़ी से होने लगी, और हमको साम्राज्य की स्थिरता और इसने क्या किया, साम्राज्य की पूरी स्थिरता को हिला दिया जब अंग्रेज आते हैं, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं, मुग़ल साम्राज्य लगभग 3 शताब्दियों तक भारत के एक बड़े हिस्से में शासन करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 28वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसकी शक्ति और परिशुद्धता में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है, जिससे न केवल साम्राज्य की राजनीतिक सीमा घट जाती है बल्कि प्रशासन के ढांचे का भी पतन दिखाई देता है, जो कि अकबर और शाहजहाँ ने जैसे जो शासक थे उन्होंने दृढ़ता से बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतरता का काल था, विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 18वीं शताब्दी के पूर्वाधार के इतिहास लेखन में मुग़ल पतन के साथ साथ निरंतरता पर प्रकाश डाला है। लंबे समय तक इसे राजनीतिक विघटन, आर्थिक गिरावट, युद्ध, अव्यवस्था की विशेषता वाले अंधकार का युग माना जाता था। 18वीं शताब्दी का पूर्वाधार पूर्ण और सर्वव्यापी अंधकार की सदी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा आर्थिक गिरावट देखने को मिलती है, राजनीतिक विघटन देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी चीज़ें विकसित होती हैं, ठीक है। बल्कि क्षेत्र की राजनीतिक आर्थिक गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक सामाजिक विकसित हुए, ठीक है। 18वीं सदी में अंग्रेज़ों द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर औपनिवेशिक स्थापित किया गया, यानी कि यहाँ से अंग्रेज आते हैं एंड अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया के अंदर। इस समय की अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से चल रही थी। अंग्रेज़ों ने भारत का आर्थिक शोषण इसी सदी से स्टार्ट किया था, ठीक है। मुद्रा अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी इस टाइम, एंड भूमि कर आय का प्रमुख स्रोत था, ठीक है। अंग्रेज़ों द्वारा मुंबई, बंगाल, मद्रास को प्रमुख व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया गया था। जैसा कि आपको पता होगा जो अंग्रेज़ थे वो बंगाल के थ्रू ही इंडिया में आते हैं एंड व्यापार के उद्देश्य से इंडिया में आते हैं, एंड बाद में अपना एक्सपेंशन करते हैं एंड इंडिया पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। तो अंग्रेज़ों ने कृषि की ओर ज़्यादा ध्यान दिया, जो कि राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कृषि पर भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा आमदनी मिल रही थी। तो उनका उद्देश्य आधिकारिक भूमि कर प्राप्त कर उसे अपने व्यापार में लगाना था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया। और 18वीं सदी में भारत का विदेशी व्यापार और विकसित हो चुका था, हालांकि अंग्रेज़ों ने इसे अपने लाभ के लिए विकसित किया था, एंड इसका जो पूरा का पूरा प्रॉफिट होता है वो भी
अंग्रेज़ों को ही मिलता है। भारतीय धन से ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सूती वस्त्र खरीदती थी और उसका निर्यात करके लाभ प्राप्त करती थी। इस तरह 18वीं सदी से ही धन की निकासी की प्रक्रिया आरंभ हो गई। यानी कि यहाँ से क्या करते हैं ब्रिटिश, जो इंडिया से जो जितना भी जो धन प्राप्त होता था उसे इंग्लैंड लेके जाते थे। ठीक है, जितने भी जो उत्पाद होते थे, जितने भी जो मनी होता था, सब का सब इंग्लैंड लेके जाते थे, जिसे हम क्या कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन की निकासी कहते हैं। तो इस प्रकार 18वीं सदी में विदेशी सत्ता की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों का उद्देश्य केवल यहाँ शोषण करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना था। इसका निष्कर्ष हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यह बदलाव था या निरंतर था। जैसा कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि 18वीं शताब्दी की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समाज में प्रवृत्तियों की विशेषता है जो कि परिवर्तन और निरंतरता दोनों को दर्शाती है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों की विभिन्न व्याख्या ने किस प्रकार 18वीं शताब्दी की हमारी समझ को बदला। यानी कि इसके अंदर हमें बताना है कि काफ़ी सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने 18th सेंचुरी के बारे में अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 18वीं शताब्दी की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के विषय में इतिहासकारों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इतिहास को लेके जितने भी जो इतिहासकार रहते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद चलता रहता है। ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो इसका आंसर अब आगे हम इस तरीके से लिखेंगे, जादूनाथ और फारसी लेखकों और अन्य अंग्रेज इतिहासकारों के विचार। ठीक है, सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। तो जोनाथन सरकार तक का जो इतिहास लेखन है, इस संदर्भ में मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजी औपनिवेशिक की बुराई पर केंद्रित रहा है। यानी कि इसमें हमें बताया गया है कि जो मुगल साम्राज्य है उसका विघटन, अराजकता और अस्थिरता का प्रतीक था, जिसका अर्थ सामाजिक पतन लगाया गया। और यही विचार है समकालीन फारसी लेखक और बाद के जितने भी जो अंग्रेज इतिहासकार हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब आधुनिक प्रमुख लेखक हैं, उनके विचार के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरी ओर कुछ आधुनिक प्रमुख लेखक हैं जो कि है C.A. बैली, ठीक है, मुजफ्फर आलम के विचार से ये प्रतीत होता है कि 18वीं शताब्दी में आर्थिक सामाजिक पतन का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिलता। यानी कि ये कहते हैं इसका कोई भी आपके पास ठोस सबूत नहीं है। ठीक है, तो इन इतिहासकारों के अनुसार इस काल में जो केंद्रीय शक्ति है के स्थान पर प्रांतीय शक्तियों का उदय हुआ, जिसने नई सामाजिक आर्थिक पद्धति का विकास किया। ठीक है, और इस प्रकार 18th सेंचुरी में पतन का चरण नहीं माना जाता इसे। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि यदि एक ओर दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे आर्थिक केंद्र का महत्व घटने लगा, तो वहीं दूसरी ओर बनारस, पटना, लखनऊ जैसे जो केंद्र हैं उनका उत्थान हुआ। और किसी एक क्षेत्र या व्यवसाय का पतन किसी अन्य या फिर दूसरे व्यवसाय के उत्थान का कारण भी हो सकता है। तो इसीलिए पूरे हिंदुस्तान की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में एक निष्कर्ष निकालना या फिर कोई एक धारणा बनाना उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके आर्थिक दशा के बारे में। तो 17वीं से 18वीं सदी में भारत की आबादी और उसकी वृद्धि के विषय का अनुमान लगाना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। प्रसिद्ध इतिहासकार मोरलैंड का अनुमान है कि अकबर की मृत्यु के समय हिंदुस्तान की कुल आबादी 10 करोड़ के आसपास रही होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिरीन मूसवी ने अपने तर्क का आधार देते हुए ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हिंदुस्तान की आबादी 15 करोड़ के आसपास रही होगी। तो दोनों ही में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं, परंतु इस बात पर प्राय दोनों के दोनों एकमत हैं कि 17वीं शताब्दी में शहरों की आबादी में तेज़ी से वृद्धि हुई और 18वीं शताब्दी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे जितना शेयर कीजिए। थैंक यू।